दिसंबर की ठंडी हवा ने नरमी से शहजादी अमारा के गालों को ठंडा किया जब वो मोहब्बत से खुश ग्रीन बेरीज और पाइन क्वींस को गार्लन फार्म हाउस की चिमनी के पास सजाने लगी। अंदर से एक गर्म खुशबूदार खुशबू आ रही थी, भुनी हुई सब्जियों की खुशबू जो इसकी बहन शहजादी लीरा तैयार कर रही थी। हर साल दोनों बहनें अपनी शाही जिंदगी के सुनहरे पिंजरे से बचकर इस छोटे से तन्हा फार्म हाउस की सादा सी जगह पर आती थी। यह इनकी रवायत थी और इनका राज भी। लीरा नरम खुशबुआर धुन गुनगुनाते हुए शहद से पासनिप को ब्रश कर रही थी। क्या खाना तैयार है? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ तैयार है, मैं बस आ ही रही हूँ। ये तो लाजवाब है। लायरा और अमारा की रॉयल ड्यूटीज इन्हें अक्सर टाइम नहीं देती थी और एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलकर रहना और भी बहुत मुश्किल था। फार्म हाउस इनकी आज़ादी का निशान था, जहाँ से वो दोनों बहनें अमारा और लायरा रहती थी। दोनों बहनें एक सिंपल मील शेयर करती हुई पॉलिटिकल मेयर्स और क्वेंट्री से दूर ये जगह इनके लिए एक सच्चा स्केप थी। जब अमारा अपनी मेंटल पीस पर सजावट को देखने के लिए पीछे हटी तो इसकी उंगलियों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ग्रीनरी के अंदर बहुत गहराई में छुपा हुआ एक छोटा सा नीटली रैप्ड बॉक्स पड़ा था। इसका शिमरिंग पेपर बहुत ज्यादा शाइन कर रहा था और इस पर बंधे हुए सिल्वर रिबन से बहुत सी लाइट्स निकलकर बर्स्ट कर रही थी। लायरा, जरा इस तरफ आना जल्दी। हुआ अमारा, आप तो ठीक है ना? नहीं देखो, यहाँ अंगूरों और शाखों के बीच में छोटा सा डिब्बा और ये तो ज़मर्द की तरह सब्ज है। और ये रिबन चमक क्यों रहा है? मैंने भी यही सोचा। हमने तो ये यहाँ नहीं छोड़ा था ना? बिल्कुल नहीं, लगता है कि ये सिर्फ यहाँ रख दिया गया है। क्या ये कोई शाही पैगाम है? लेकिन यहाँ कोई नहीं आ सकता लायरा, मुझे डर लग रहा है। ये बहुत खूबसूरत है। अमारा ने हिचकिचाते हुए रिबन खोला। जैसे ही रिबन खुला, डिब्बे के इर्द गिर्द हवा चमकने लगी। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गई कि इनकी खामोश पनाहगाह अब बदल चुकी थी। डिब्बे के अंदर सफेद रेशमी कपड़े पर ना तो कोई जेवर था और ना ही स्क्रोल, बल्कि ऐसी चीज थी जिसने अमारा की सांस रोक दी। एक छोटी सी परी जो अमारा के अंगूठे से भी छोटी थी। इसके परों में चांदनी की सी चमक थी और बाल सुबह की रोशनी की तरह नरम थे। चंद सेकंड्स के लिए वो बिल्कुल बेहरकत लेटी रही, एक स्लीपिंग मैजिक की तस्वीर की तरह। फिर इसकी बर्फ जैसी नीली आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुली। परी ने अपने रंग बिखेरते परों को फैलाकर एक बार हवा में चक्कर लगाया, फिर नरमी से अमारा के हाथ पर उतर आई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये वाकई एक छोटी परी है। वाह वाह, इसके परों की खूबसूरती तो देखो, बिल्कुल चांदी जैसी। ये सिर्फ फिल्मों में होता है। मेरा नाम सफीरा है। मैं तुम्हारी रहनुमाई के लिए आई हूँ ताकि तुम अपने असल वजूद को समझ सको। और शहजादी लायरा, तुम्हारी अकल काबिले तारीफ है। तुम मेरा नाम भी जानती हो। सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं शहजादी, मैं तुम दोनों के माजी हाल और मुस्तकबिल के फैसलों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हें हमारे इस खुफिया फार्म हाउस का कैसे पता चला? जादू को छुपाने के लिए जगह की जरूरत नहीं होती शहजादी लायरा। तुम्हारा अपना दिल सबसे महफूज जगह है। अमारा जो अमूमन अपने जज्बात को लायरा से भी छुपाती थी, अब इस छोटी सी मखलूक पर पूरी तरह खुलने लगी। मेरी जिम्मेदारियां बहुत मुश्किल है सफीरा, मुझे समझ नहीं आती कि क्या करूं। तुम्हारी ताकत तुम्हारे सर पर ताज में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की मेहरबानी में है। सब कुछ मेरे साथ शेयर करो।
ज़फ़ीरा ने ना सिर्फ इसे सुना बल्कि ऐसे बोला जैसे इसके पास कोई कदीम खुश इखलाक हिकमत हो। तुम्हारी जिम्मेदारी आसमानी है शहजादी अमारा, ज़फ़ीरा ने नर्म और घंटी जैसी आवाज में कहा। एक रहनुमा की असल ताकत राज में नहीं होती बल्कि दिल की सच्चाई में होती है। अपनी गुर्बत को अपने इरादों पर हावी ना होने दो। हर शाम दोनों बहनें साथ बैठी होती। हमारा अपने शाही खदशात, आने वाले सियासी शादी के दबाव और बादशाहत की भूली हुई तारीख पढ़ने की पोशीदा ख्वाहिश शेयर करती। ज़फ़ीरा जादुई और दाना नजरिया देती। आहिस्ता आहिस्ता अमारा को इसकी अपनी हकीकी आवाज की तरफ ले जाती। उस रात जब परी ज़फ़ीरा अपनी नर्म घंटी जैसी आवाज में दोनों बहनों को नसीहत दे रही थी, नायरा की आंखें थोड़ी सी थकन के साथ बंद होने लगी। अमारा ने मोहब्बत से इसका हाथ पकड़ा। चलो छोटी सी शहजादी, तुम्हें आराम की जरूरत है, वो नरम लहजे में बोली। नायरा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराई और इसे आहिस्ता से उठाया और बिस्तर तक ले गई। परी ज़फ़ीरा इनके गिर्द चमक रही थी। छोटे छोटे जगमगाते जरात छोड़ते हुए वो इनके पीछे चलती रही। अमारा ने नायरा को कंबल में लपेटा, इसके माथे पर नरमी से बोसा दिया और धीरे धीरे लैंप दम कर दिया। शब खैर नायरा, परी ज़फ़ीरा ने भी एक छोटा सा रोशनी भरा झुकाव दिया। जब नायरा की सांस हल्की हो गई, अमारा ने चुपके से दरवाजा बंद किया और अपनी पसंदीदा जगह बालकोनी की तरफ चली गई। दिसंबर की रात बहुत खूबसूरत थी। नर्म नर्म बर्फबारी आसमान से गिरती जा रही थी। अमारा के हाथ में गरम कोको कप था जो इसके हाथों को गरमाइश दे रहा था। भाप धीरे धीरे सर्दी को दूर कर रही थी। वो बालकनी की लकड़ी की रेलिंग पर अपनी कोहनी रखकर गहरा सांस ले रही थी। आज रात बहुत अजीब थी। परी इसके कंधे के करीब उड़ रही थी। एक छोटा सा जादुई दोस्त जिसके परों में चांदनी की रोशनी चमकी रही थी। बहुत अजीब था ये। तुम दोनों की जिंदगी में कुछ नया शुरू हो रहा है शहजादी अमारा। अमारा ने कोको का घूंट लिया और मुस्कुराते हुए परी की तरफ देखा। मैं हमेशा सोचती थी कि कोई मुझे भी समझता नहीं। नायरा की हिफाजत, बादशाह संभालना और अपनी ही मोहब्बतों को कहीं छुपा कर रखना, ये सब मेरे लिए बहुत भारी हो जाता था। परी ने इसकी गाल को हल्के और ठंडे चमकते हुए झुमके के साथ छुआ। तुम्हारी ताकत सिर्फ ताज में नहीं बल्कि तुम्हारी सच्चाई में है। शुक्रिया ज़फ़ीरा, तुम बिल्कुल गैर मामूली हो, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत थी। तुम कभी अकेली नहीं होती शहजादी। बर्फ आहिस्ता आहिस्ता बालकनी की रेलिंग पर जम गई। कोको का कप अमारा के हाथ में था और रात एक नर्म लोरी बन गई जो सिर्फ शहजादी अमारा और ज़फ़ीरा की खामोश दोस्ती की गूंज थी। चलो पिंटू, आहिस्ता आहिस्ता। मैंने कहा था ना कि खिड़की से कोई शोर नहीं होना चाहिए। मैं चुप हूँ चिंटू, ये तुम्हारी घंटियों की आवाज है। ये तो अच्छा है, तुमने इतनी घंटियां क्यों लगा दी हैं? शहजादी सो रही है, जल्दी खत्म करो। कौन सी शहजादी? ये हाँ, मेरे लिस्ट में 110 नाम है। ये वो है जो चिकंदर पर शहद लगाती है। पिंटू, मेरे पास वक्त नहीं है। शहजादी हमारा बहुत खूबसूरत थी। ये छड़ी इतनी भारी क्यों है? मैं इसे अकेला कैसे उठाऊंगा? ठीक है, दोनों हाथों का इस्तेमाल करो और खबरदार, अगर पकड़े गए तो अगले 100 साल से बर्फ से ढकी छतें ही साफ करनी होगी। सांता कहता है अपनी क्रिसमस की ताकत को इस्तेमाल करो। हो गया, ये लो जादू की छड़ी और यहाँ से निकल जाओ और जाते हुए खिड़की को बंद करना मत भूलना। चलो, लगता है मैं अपना टोपी बाहर बर्फ में गिरा आया। तीसरे दिन की रात जब नायरा गहरी नींद में थी, अचानक इसे अपने कंबल पर हल्का सा मगर अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे कुछ इसकी रूह से गुजरा हो। जब सुबह आंख खुली तो इसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। एक सिलेंडर शानदार छड़ी इसके पास पड़ी थी। ये छड़ी लकड़ी की नहीं थी बल्कि हल्के चांदी और मोती की तरह चमकदार थी। ये एक हलसूनी शक्ल में उठा
और एक शफाफ क्रिस्टली गोला बन गया जो नर्म सुनहरी रोशनी छोड़ रहा था, बिल्कुल दिल की धड़कन की तरह। और इसके साथ एक छोटा सा नोट बंधा था जिस पर लिखा था, इस शहजादी के लिए जिसके कदम खामोश दुख उठाते हैं, तुम्हारी छड़ी कदीम है, वक्त से भी पुरानी रात तक जमीन को याद रखना और शाबायाबी से लौट आए। जंगल के एल्फीस। लीरा की आंखों में आंसू भर आए। ये एल्फीस का तोहफा था, वो लोग जो सिर्फ इन्हीं की मदद करते हैं जो अंधेरों से गुजरे हों मगर टूटे नहीं। जब इसने छड़ी को छुआ तो ठंडी सतह कुछ अजीब सी जानी पहचानी लगी और फिर एक याद ताज़ा हुई। 5 साल पहले की बात है। लायरा हमेशा से एक अलग सी शहजादी थी, जबकि हमारा एक मुहिम जो थी। लेकिन लायरा नरम दिल फितरत से मोहब्बत करने वाली चांदनी में खोई हुई लड़की थी। इसे घंटों भटकने की आदत थी, चाहे रात ही क्यों ना हो, जंगल की ठंडी हवा में भी, जड़ी बूटियों की खुशबू के दरमियान और चुगनियों की रोशनी में। वो कहा करती थी कि जंगल मुझे बुलाता है। जिस रात वो वाकया हुआ, लायरा चांदनी के साए वाले जंगल में अकेली चल रही थी। दिसंबर की ठंडी और सर्द हवा थी और जमीन पर हल्की सी बर्फ जम चुकी थी। जुगनू नर्म रोशनी के साथ इसका रास्ता रोशन कर रहे थे। लेकिन फिर झाड़ियों में से एक अजीब नीला टमटमाता हुआ रोशनी का गोला निकला। वो परी नहीं थी, ना ही कोई गैर मखलूक, लेकिन इसकी गूंज लायरा के दिल तक पहुंच रही थी। तजस्सुस और थोड़ी बेपरवाही में लायरा ने इस रोशनी का पीछा करना शुरू कर दिया। चुम वो आगे बढ़ती गई, जंगल और गहरा होता गया। दरख्त लंबे और मुड़े हुए थे और हवा में एक अजीब सी सरगोशी थी, जैसे कोई कदीम रूह इसका नाम पुकार रही हो। लायरा रुक गई, लेकिन फिर कुछ तेज हरकत हुई। रोशनी अचानक रुकी और आहिस्ता आहिस्ता एक मखलूक की शक्ल इख्तियार करने लगी। चमकदार नीले रोशनी की जगह अब एक नाइट शैडो विच बेस्ट खड़ा था। नीला नहीं, लेकिन ये साया वो धुएं से बना था। इसकी आंखें दहशतनाक सूख थी, पंजे लंबे लेकिन खालिस अंधेरे के बने हुए थे। ये मखलूक वही थी जो एल्मीन रिकॉर्ड्स में लिखी थी, चांद की आवाज़ों का जमा करने वाला। ये मासूम रूहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, जो कुदरत से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। एक सायादार वार से इस मखलूक ने इसके पांव और टांग पर इतने गहरे जख्म लगाए कि वो आम जख्म नहीं थे। वो चीखी और इसकी चीख में झड़ते हुए पत्तों की आवाज थी, टूटा हुआ एतमाद और चलते हुए साए। जब शाही चौकीदारों ने इसे बेहोश देखा, इसका लिबास फटा हुआ था और इससे एक काला साया निकल रहा था। महल में हलचल मच गई थी। डॉक्टर्स, हकीम, बेचार, जड़ी बूटियों वाले सब रात भर काम करते रहे। जड़ी बूटियां बेकार गई, रोशनी की जादूगरी भी नाकाम रही। शाही हकीमों ने कहा कि ये जख्म आम नहीं, ये एक साए का जख्म है। 3 साल गुजरे, फिर 4, फिर 5। लायरा चल नहीं सकती थी, मगर दर्द कभी खत्म ना हुआ। वो हमेशा थोड़ा लंगड़ाती थी और रात को जलन महसूस करती थी। कोई भी इसे ठीक नहीं कर सका। जब लायरा ने छड़ी पकड़ी, उसका जख्म जो 5 सालों से बंद ना हुआ था, रोशनी और निशानात में तहलील हो गया, जैसे कि ये कभी जख्म मौजूद ही ना था। अब जब लायरा ने छड़ी को मजबूती से थामा, इसकी सुनहरी रोशनी अचानक रोशन हो गई। अचानक गर्म शफाफ बख्श तवानाई उसकी टांग में फैलने लगी। चमकदार रोशनी की बेलें जो कदीम एलोवीन निशानात की तरह थी, उसके जख्म के गिर लिपटने लगी। निशानात 1 बार 2 बार थड़के, फिर गहरी सब सुनहरी जादू इसकी जिल्द में जज़ब हो गई। लायरा ने एक सांस छोड़ा, दर्द का नहीं बल्कि सुकून, हैरत और खालिस शफा का। काला और सायेदार जख्म गलने लगा और जख्म का अंधेरा पीछे हट गया। जिल्द आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नहीं। और एक लम्हे के लिए उसकी जिल्द पर सुनहरी रोशनी चमक उठी।
एक सेकंड के लिए बस इतना ही। लायरा ने गहरा सांस लिया। वो खड़ी हो गई, बिल्कुल सीधी, जैसे जख्म कभी था ही नहीं। क्या ये कोई ख्वाब था? इसने धीमी आवाज में पुकारा, अमारा, अमारा। अमारा। थोड़ी हुई आई और दरवाजे पर रुक गई। इसके होठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में आंसू थे। लायरा चमकती हुई रोशनी में खड़ी थी और स्टाफ अब भी हल्की सुनहरी रोशनी दे रहा था, माहौल को पूरी सरार बनाए हुए। लायरा, इसने अपना हाथ बढ़ाया। दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इस फार्म हाउस में तमाम दुनियावी फिक्रें सब खत्म हो गई। इस लम्हे सिर्फ एक चीज सच थी, पुरानी जादू ने लायरा को दोबारा जिंदगी दी थी।